बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुक़्ततन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसहबिहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व इतरतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लका व बिक़द्रि अज़मति ज़ातिका फ़ी कुल्लि वक़्तिन वहीन तवक्कलतु अलैका या रब्बी व फ़वज़्तु इलैका अमरी अल्लाहुम्मा या वदूद या ज़िल अर्शिल या मुजीद या मुबदी या मुईद या फ़ालु लिमा यरीद या ज़िल इज़्ज़ति अल्लती ला तरहमु वल मुल्क लज़ी ला यज़ामु वमन अला नूरि अरकानि अर्शिही या मुगीसु बिस्नी या मुगीसु बिस्नी या मुगीसु बिस्नी। मर्केंटाइल लॉ की एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड अकाउंटेबिलिटी की आज हमारी दूसरी क्लास है, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ आज दूसरा लेक्चर शेयर करना है। और उसके बाद इसमें तमाम लोगों को एक मैसेज कर दीजिए। दरवाजा बंद करें जी। एक मैसेज कर दीजिए तमाम लोगों को कि भाई क्लास में आ जाएं और सी आर जी आर जो है वो एक तस्वीर खींच के अपलोड कर दीजिए, स्टूडेंट प्रेजेंट इन दी क्लास। तमाम लोग जो है वो एक मैसेज लिख कर वो उसको अपलोड कर दें कि स्टूडेंट प्रेजेंट इन दी क्लास, और उसके बाद बाकी फिर काम इसके साथ शुरू करते हैं। तो आज हमने शुरू करना है काम टाइप्स ऑफ लॉ। क्या क्या लॉ की टाइप्स हैं, क्या क्या इसकी सारी सूरत हाल है, लॉ क्या होता है, ये मैं देख चुका था। प्रेजेंट डिजाइन्ड बाय सम अथॉरिटी फॉर द movement of society and for the regulation of the society, for the implementation of the society with some coercive force। वो तमाम चीज़ें जिनको हम हुक्मन नाफज कर देते हैं किसी मुल्क के अंदर और उसके बाद उसके ऊपर काम करते हैं। अभी आपने देखा कि मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन एक तंजीम ने कायम की हुई है और वो डिक्टेट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें सबसे जो तकलीफ दे बात है कि गवर्नमेंट ने उनके साथ मुआहदा किया था कि हम लोग ये आपका बिल जो है पार्लियामेंट में पेश करेंगे। तो गवर्नमेंट बता रही है कि उनको बिल हम पार्लियामेंट में पेश करने जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो मिलिटेंसी जो थी वो उसकी तैयारी कर रहे थे और उसके नतीजे में उनके कुछ अफराद को गवर्नमेंट ने हिरासत में लिया। गवर्नमेंट ने इसको, अगर वो समझते हैं कि वादा खिलाफी हुई है तो नहीं होनी चाहिए थी, और उसके बाद इस तरह के प्रेशर ग्रुप्स को गवर्नमेंट को गाइड नहीं करना चाहिए था। लेकिन उसके नतीजे में क्या हो रहा है कि कई लोग जो है वो हॉस्पिटल में स्कमिंग टू इंक्रीज जख्मों की ताब ना लाते मर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है वो काम खराब हो रहा है। कई आपने देखा है पुलिस वाले जो है वो शहीद हो रहे हैं और उनको उलमा ये मौलवी ही मार रहे हैं। और कई लोगों को हम फैसलाबाद में भी देखते हैं, दूसरे शहर में भी, कि पुलिस तशद्दुद करके नजायज मार रही है। तो ये काम नहीं होना चाहिए था। इसके लिए गवर्नमेंट की एक रेट होती है, उस रेट के ऊपर गवर्नमेंट को अमल दरामद करवाना चाहिए था। ये मामला बड़े अच्छे तरीके से, बड़े एहसन तरीके से हो सकता था और इसको इसी तरीके से टैकल किया जाना चाहिए था। अब वो क्या कर रहे हैं, एहतजाजन जो है वो अपने देखिए जो मामला खराब हुए इंटरनेशनल वर्ल्ड में, उसके लिए एहतजाज करके 18 बिलियन डॉलर आपने देना है इसका, फ्रांस का। तो उसका सफीर आप निकाल दें, जो भी आपने मुआहदा किया उस पर अमल दरामद करें। इसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमें कानून की हुक्मरानी की बात करनी है। ये हमारी जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठे हुए हैं, इनको मैदान में आकर इनको रुकना चाहिए था। ये काम इनका था, मेरा नहीं, आपका नहीं, गवर्नमेंट का नहीं। तो इसमें असल चीज ये थी कि भाई आप ये जो जज साहबान बैठे हैं पंजाब में, पंजाब के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, इस्लामाबाद में इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, सरहद के और उसके बाद सिंध के और बलूचिस्तान के, ये रोकते कि यार ये आप लोग क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ डील करें, उनके साथ बात करें। ये तो कोई तरीका नहीं कि आप कोविड-19 का पेशेंट जो है वो जी नहीं सकता ऑक्सीजन के बगैर, उसकी जिंदगी ऑक्सीजन है, उसे बीमारी ऑक्सीजन वाली है, अल्हम्दुलिल्लाह इलाजी फानी लगी हुई है ऑक्सीजन वाली, तो ऑक्सीजन के बगैर कैसे जिएगा। तो आप उसको क्यों ट्रिपल कर रहे हैं। तो इसके बारे में रोकना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी और जुडिशरी की है। इसके लिए लॉ कौन सा इम्प्लीमेंट होना है अब हम देखने लगे हैं कि कॉमन लॉ, इक्विटी लॉ, स्टैचू लॉ, उसके बाद सब्सटेंसिव लॉ, प्रोसीजरल लॉ, प्राइवेट लॉ, पब्लिक लॉ, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ। इसके लिए लागू होना है क्रिमिनल लॉ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो शरपसंद अब दाखिल हो गए हैं वो नारे तो लबैक के लगा रहे हैं, लेकिन
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये कभी नहीं हमें सिखाया कि इस तरह मरते हुए मरीजों को मार दिया जाए। तो गवर्नमेंट को भी, हुकूमत को कभी नहीं सिखाया कि गवर्नमेंट अपने मुआहदों से मुकर जाए। आपने देखा है कि सुहेल बिन जंदल जो थे वो जब बैत रिजवान हो रही थी, उस वक़्त दौड़ते हुए आए तो लिखा गया मुआहदा के जनाब तय हो गया कि जो मुसलमान दौड़ के आएगा उसे वापस किया जाएगा। तो सुहेल बिन जंदल रोने लगे कि देख मेरे अब्बे ने मुझे मार देना, कड़ियों में बंधे हुए थे। तो सब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको वापस किया। जब वापस किया तो सहाबा कराम गुस्से में लाल पीले हो गए। तो सूरत फतह उतरी कुरान पाक में, सूरत फतह मुबीन ये उतरी कि अल्लाह ने आपको बड़ी फतह दी है ताकि आपका खौफ उनके दिल में बैठ जाए। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप उस वक़्त जंग व जदल से जीतें। तो लॉ का मतलब होता है लोगों की आसानी करना। कॉमन लॉ क्या चीज़ है? द टर्म कॉमन लॉ इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड लॉ। कॉमन लॉ व्हिच मीन्स द बॉडी ऑफ लॉ डिराइव्ड फ्रॉम जुडिशियल डिसीजन रादर देन स्टैट्यूट्स और कॉन्स्टिट्यूशंस। जो कानून जो है जिसे लॉ को, जिस कानून को वहाँ पर पार्लियामेंट पास कर लेती है वो कॉमन लॉ कहलाता है। इसका मतलब ये है कि कोई बॉडी जो है फैसला करने वाली वो कानून बना रही है। हमारे यहाँ बॉडी कौन सी है? हमारे यहाँ बॉडी जो है वो है आपकी पार्लियामेंट और आपकी अदालत। ये दोनों अपने अपने लॉज बना रही हैं, अपने अपने सिविल राइट्स और ड्यूटीज जो है क्रिएट कर रही हैं और उसके बाद ये सारे मामला आपस में तय कर रही हैं। ये चीज़ें देख रही हैं वो। इसके लिए जितने भी म्यूनसिपल लॉज हैं, जितने भी दीगर लॉज हैं, इनहेबिटेंट्स के लिए, रेजिडेंट्स के लिए, वो सारे के सारे सिविल लॉ कहलाते हैं। आम कानून, आम कानून। इक्विटी, इक्विटी होता है, इक्विटी का मतलब होता है बराबरी, नेकी, इक्वालिटी, इक्वल हो जाना, मॉडरेट हो जाना, बराबर कर लेना, स्टिफनेस को हार्डनेस को सॉफ्टनेस में बदल देना। इक्विटी का मतलब का आम अल्फाज में ये है, लेकिन लॉ में इसका मतलब ये नहीं। इक्विटी का मतलब है बराबरी। आपके पास दो 10 रुपए हैं, आपने मुझे चीज दी, मैंने आपको 10 रुपए दे दिए, ये इक्विटी है। लेकिन लॉ में इसका मतलब ये नहीं है। लॉ में इसका मतलब है कि कम विद क्लीन हैंड्स, कम विद क्लीन हैंड्स। एक बंदे ने साइकिल उठाया और दूसरे बंदे को जख्मी कर दिया और जख्मी हो गया। एक बंदे ने साइकिल उठाया असलम ने, और असलम को दूसरे बंदे ने जख्मी कर दिया। अब असलम जो है वो पहुंच गया जनाब कोर्ट के अंदर के देखिए जनाब मुझे इंसाफ दिला जाए, तो कि मुझे जनाब इसने जख्मी किया है। कोर्ट ने जब उसको बुलाया दूसरे असलम के साथ वाले शुएब को कि आपने इसको जख्मी किया, उन्होंने कहा जनाब मैंने मेरा साइकिल चुका। तो अब असलम कहने लगा जी वो साइकिल को तो छोड़ें, इसने जो मुझे जख्मी किया है उसका मुझे इंसाफ दें। तो ऐसा नहीं हो सकता। व्हाइल सीकिंग द जस्टिस यू मस्ट विद कम क्लीन हैंड्स। आपको साफ हाथों के साथ आना है तो ही इंसाफ आपको मिलेगा, तो ही आपकी कानून की जो सूरत हाल है वो ये होगी। अब चंद दिन पहले जज साहबान फैसला तो दे देते हैं और हम लोग सोचते नहीं। फैसला देते वक्त तो आप, जब आपने फैसला देना तो आपने ये भी तो देखना है कि यार इसके बारे में लोग क्या कहेंगे, क्या ये इंसाफ के तकाजों के बराबर है? कल चंद दिन पहले लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक चीफ जस्टिस साहब थे कासिम खान साहब, उन्होंने एक फैसला दिया कि मरियम नवाज को गिरफ्तार करने से पहले 10 दिन पहले बताया जाए, 10 दिन पहले नैब से बताया कि तेरे वारंट जारी हो रहे हैं। तो सब लोग जितने थे उन्होंने ये फैसला सुन तो लिया और हादसा के पागल हो गए कि यार ये जज साहब का दिमाग ठीक है, जज साहब का दिमाग ठीक है कि क्या फैसला दे रहा है जज साहब? जज साहब का दिमाग काम कर रहा है कि नहीं? ये फैसला आम लोगों के लिए तो आप दे नहीं रहे। वहां से तो पुलिस उठाती है, मार मार के लितर बुरा शिर कर देती है। तहरीक वालों को पुलिस मार रही है, गिरफ्तारियां कर रही है। उनको 10 दिन पहले पुलिस ने को नोटिस दिया, तो फिर अकेली एक करप्ट औरत जो इसमें चोरी के इल्जाम में पकड़ी हुई है, उसकी जमानत के लिए आपने ये नया लॉ कैसे फ्रेम कर दिया? वकील भी हंस हंस के पागल हो गया, आम लोग भी, कि क्लियर कट स्मेल हो रहा है कि ये कोई जनाब मिली भगत है। ऐसा कानून आप क्यों बना रहे हैं? अतर मिनल्ला साहब ने कहा नहीं जी 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर नवाज शरीफ को बाहर जाने दो। अब वो 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर चला गया अतर मिनल्ला साहब इस्लामाबाद के हाईकोर्ट के जज के आर्डर पे। तो अब जनाब उस पर अतर मिनल्ला साहब से कह रहे हैं तुम वापस आओ, तुम वापस आओ। वो वापस आता है आके यहाँ पर अंदर हो जाए? आपने पहले अपने फैसले का मजाक उड़वा दिया, अब आप उसे डिस्कालीफाई कर रहे हैं। पर बिल्कुल ना ही, वो आता है बाकी पकड़ा जाता है। किसी अदालत ने 70 अरब रुपए के वो जनाब पैसे में इन्वॉल्व जो है थी इमरान खान की बहन, उसको रिलीफ दे दिया। अब उसे कहते हैं तुम्हें सजा होगी, अब वो काबू आती है। तो कानून को फैसला देने से पहले इक्विटी के ऊपर काम करना चाहिए। इक्विटी का मतलब है कम्स विद क्लीन हैंड्स।
अच्छा जी, ये क्या चीज़ है? इक्विटी इज नॉट ए पार्ट ऑफ लॉ बट ए मॉरल स्टैच्यू, इसकी क्या सूरत आप देखने लगेंगे? It may be stated that equity is not a part of law but at ethical and moderate. Equity does not destroy the law nor create it, assist it. Equity is distinguished from common law not because it relates to the different subject matter but merely because it appears at a later stage of legal development. तो कम विद क्लीन हैंड, साफ हाथों से आए। आपके पास कोई भी चीज है तो आपने साफ हाथों के साथ आना है। इक्विटी क्या चीज है? हेल्पफुल ऑफ लॉ। इक्विटी क्या चीज है? जजमेंट ऑफ लॉ। इक्विटी क्या चीज है? क्लीन हैंड्स। इक्विटी क्या चीज है? नो लॉ वायलेशन। इक्विटी क्या चीज है? ये सारे का सारा जो है इसके अंदर आप डिस्कस करते हैं। प्रोसीजरल लॉ, प्रोसीजरल लॉ होता है जिसके लिए कानून ज़ाब्ते बने हुए। इसके दो किस्में, एक प्राइवेट लॉ, एक पब्लिक लॉ। जो जो आपकी जमीनों पे, जायदादों पे, आपके राइट्स पे, शादियों पे लागू लॉ होता है, सिविल राइट्स के ऊपर, ड्यूटीज के ऊपर, वो सारे के सारे प्राइवेट लॉ है। प्राइवेट लॉ यहाँ से मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ। ये इस पे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। इसकी तमाम लोग अभी से मुनीबा और बाकी अरूज ये दूसरे सीआर वगैरह सुन लें। इसकी साथ साथ आपने जो है ना जी वो स्लाइड्स बना के मुझे भेजनी शुरू कर दी है। उस दिन नहीं आई तो आज आपकी स्लाइड्स बनी पीपीटी मेरे पास आ जानी चाहिए। हर बंदे की मेरे पास स्लाइड्स आ जानी चाहिए सीआर के जरिए। प्राइवेट लॉ क्या होता है? प्राइवेट लॉ डीलिंग विद प्राइवेट आइटम्स। पब्लिक लॉ क्या होता है? पब्लिक लॉ जो होता है प्राइवेट चीजों की बजाय गवर्नमेंट रिलेटिंग मैटर से डील करता है। ये जो गवर्नमेंट रिलेटेड मैटर से डील करता है इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। अभी देख लीजिए, कल उन्होंने एक स्टेट बैंक के बारे में ऑर्डर जारी किया कि स्टेट बैंक का जो गवर्नर होगा वो क्या जनाब, स्टेट बैंक का गवर्नर ना हुकूमत को जवाबदेह होगा, ना पार्लियामेंट को जवाबदेह होगा, ना वो जवाबदेह होगा उसको अदालत को। तो क्या ये कानून के साथ मुतसादम नहीं है? इससे भी मुतसादम है, इनकरंफरेंट, इससे भी, इससे। तो फिर उसे कंट्रोल किसने करना है? उसे आईएमएफ ने कंट्रोल करना है। ना वो कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को जवाब दे, ना वो अदालतों को जवाब दे, ना वो गवर्नमेंट को जवाब दे, तो फिर वो जवाब दे है किसको? तो ये ऑर्डिनेंस जो है ये बिल्कुल सरीहन वायलेशन है। ऐसे ऑर्डिनेंस को किसी सूरत पास नहीं होने देना चाहिए। इमरान खान का इस वक्त ये पोजीशन है कि फाइनेंशियली वीक होने की वजह से वो क्या कर रहा है? वो घुटने टेकी जा रहा है आईएमएफ के सामने। हर चीज वहां सरेंडर करी जा रहा है। पहली शर्त जो सी पैक के लिए आईएमएफ ने कर्जा देने के लिए रखी है कि मेरा पैसा सी पैक पे इस्तेमाल ना किए जाए कर्जे का, तो उसने जनाब वो सी पैक को बंद कर दिया है। जब सी पैक को उसने बंद किया है तो ये सी पैक के बंद होते ही वो सारे का सारा मामला खराब हो गया है। उस मामले के ऊपर गवर्नमेंट को थोड़ी सी तो कोई लेनी चाहिए थी ना स्ट्रेंथ के। यार ये हम लोग क्या करें? मैं कहता हूँ यार यहाँ पर डॉक्टर अमदादुल्ला को हमने भर्ती कर लिया है, ना वो वजीर आजम को जवाब दे है, ना वो सदर को जवाब दे है, ना वो जनाब वाइस चांसलर को जवाब दे है, ना गवर्नर को, ना वजीर आला को, ना स्टूडेंट को। वो तो भाई जवाब दे किसको है फिर? वो किसको जवाब दे? वो किसी को जवाब दे नहीं है। ऐसा कानून कानून से मुतादम है। इस पे सुप्रीम कोर्ट को उसको नोटिस होना चाहिए 100 मिनट पे और उसको उल्टा लटका देना चाहिए कि ऐसा कानून पास नहीं हो सकता। देखिए ना कि एक बंदा हम भर्ती कर रहे हैं, वो सदर को भी जवाब देनी, वजीर आजम को भी जवाब देनी, पार्लियामेंट को भी जवाब देनी, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्टों को भी जवाब देनी, बैंकों को भी जवाब देनी। तो वो कौन किसको जवाब दिया फिर भाई वो? तो ये पब्लिक लॉ का मकसद ये होता है कि आप अकाउंटेबिलिटी चेक करें। क्रिमिनल लॉ, क्राइम से, क्राइम क्या होता है? ऐसा कोई भी काम जो ताजीरात पाकिस्तान 1973, इसको कहते हैं सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत जुर्म है, उसकी सजा मौजूद है, तो उसको हम क्रिमिनल लॉ के जरिए डील करते हैं। दी बॉडी ऑफ एनी लॉ डिफाइनिंग दी ऑफेंसेस अगेंस्ट दी कम्युनिटी लार्ज जिसमें सस्पेक्ट, जिसपे आपको शक है, अब इन्वेस्टिगेट करें, इन्वेस्टिगेट कीजिए उसे, चार्ज उसके ऊपर जुर्म डालिए और ट्राइड उसे सजा दीजिए। सस्पेक्ट जिस पे शक है, क्या करें? इन्वेस्टिगेट करें, चार्ज सजा दें, सजा देने के बाद आप क्या करें?
उसके बाद उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करें कन्विक्टेड ऑफेंडर, ताकि उसको आप जो है वो इसकी ये वर्दा इस क्लास है, वर्दा इस क्लास की स्टूडेंट है, इसकी एक तस्वीर बनाए अपनी अपनी और स्टूडेंट प्रेजेंट इन दी क्लास के नाम के साथ, जिसको अपलोड कर दीजिए। मुनीबा, क्या ये वर्दा इस क्लास की स्टूडेंट है? यस सर, यस सर। ठीक हो गया, शुक्रिया, काम को बात को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं जो चीज आपके अंदर पैदा करना चाह रहा हूं इस सब्जेक्ट को पढ़ा के, वो ये है कि आपको कानून का पता होना चाहिए कि मेरे राइट क्या है, मेरी ड्यूटी क्या है। अगर ये सब्जेक्ट आपको 9th 10th में पढ़ाना चाहिए, फर्स्ट ईयर में पढ़ाना चाहिए, ये स्टूडेंट को पढ़ाना चाहिए। मैंने LLB इसलिए किया है, उस वक्त 2 साल का था 1995 में, तो मैंने LLB इसलिए किया था कि ताकि मुझे अपनी राइट ड्यूटीज पता कर सके। ये सब्जेक्ट जो हमारे डिपार्टमेंट में पहले कोई प्रोफेसर पढ़ाता था, ये प्रोफेसर नहीं पढ़ा सकता, ये सिर्फ लॉ ग्रेजुएट ही पढ़ा सकते हैं, जिनकी प्रैक्टिस हो, जिनको ये काम करने आते हो। तो इसके लिए जनाब गिल्टी बंदों को हम सजा देते हैं। क्रिमिनल लॉ का काम 3 जगह से होगा। सस्पेक्ट, अगर आपने किसी सस्पेक्ट को पकड़ना है तो सबसे पहला काम है FIR दर्ज कराएं उसके खिलाफ। कल FIR दर्ज आप उसके खिलाफ कराएं। देखिए ये जितने भी इस वक्त सड़कों के ऊपर मार्च कर रहे हैं, वो एक जगह बैठ जाएं, किसी जगह वो जलसा करें, बैठ जाइए, बैठ के एहतजाज करें, लोगों के रास्ते बंद ना करें, किसी ग्राउंडों में बैठ जाएं, किसी जगह और बैठ जाएं, किसी और जगह जिन्होंने जहां उन्होंने एहतजाज करना करें। लेकिन जब लोगों की चीजें तोड़ेंगे तो फिर वो इसकी वायोलेशन करेंगे। उसमें देखिए वो एक बंदा जो था, हम देखते हैं वो वायरल हुई है वीडियो कि जनाब एक बंदा मौलवी को पकड़ा और उसके बाद पुलिस तशद्दुद कर रही है, ये भी गलत है। एक बंदा जो है पुलिस वाला उसको पकड़ पकड़ मार मार के उनके बाजू मुंह सर तोड़ दिए, ये भी गलत है। तो इसके लिए एक अलग से प्लेस है कि आप किसी ग्राउंड में बैठ जाएं अपने एहतजाज के लिए, वहां बैठिए। आम लोगों का क्या कसूर है? आम लोगों का तो कोई कसूर नहीं ना है। एक ये तूबा को भी कहे अपना रोल नंबर ऐड करे, ये क्यों नहीं ऐड कर रही? अच्छा जी, जो बात कर रहे थे कि क्रिमिनल लॉ का मतलब है कि आप जिस वक्त कानून की वायलेशन हो रही है तो सबसे पहले कोई FIR दर्ज करें। बगैर FIR के आप किसी को नहीं ले सकते। अगर आपने पकड़ा है तो आपको 24 घंटे के अंदर अंदर उसके खिलाफ FIR देनी होगी। ये इसका जुर्म है। इन्वेस्टिगेशन सिर्फ जुर्म पे होगी, इसकी FIR पे वैसे नहीं हो सकती। उसके बाद चार्ज जुर्म उसके ऊपर लागू करें और ट्राइड। आजकल आप देख रहे हैं एक बड़ा सेंसिटिव सा टॉपिक है जो मैं आपको खास तौर पे गाइड करूंगा कि किसी अजनबी लड़के लड़की के साथ आपने नहीं जाना, ना फ्रेंडशिप करनी है। अपना फेसबुक का अकाउंट अगर आपने रखना है तो जो आपके उसके अंदर फैमिली मेंबर्स हैं उन्हीं को रखिए, बाकी को डिलीट कर दें। नंबर टू, जब आप इसके बाद ये काम करें कि आपने छोटे बहन भाइयों को, खास तौर पे बच्चियों और बच्चों को बाहर नहीं निकलने देना। अब मैं अक्सर देखता हूँ कि जनाब माए रात को बूथे अड अड के रो रही हैं, और देखो अभी वहां कहाँ गया था, मेरा मर गया। जनाब कसूर किसका? मैं समझता हूँ सबसे पहले उस माँ को उल्टा लटका देना चाहिए, उस बाप को उल्टा लटका देना चाहिए। 14-14 न्याणे हैं, हर न्याणे के साथ एक सफाई गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। जब तुम लोगों ने पैदा किए तो उस लोगों उनकी हिफाजत भी तो करो। टॉयज की तरह चाबी देकर स्टार्ट करके आप बाहर छोड़ रहे हैं, तो उसके लिए बाहर तो दरिंदी है मेरे बच्चों, बाहर तो बीस्ट है, वाइल्ड्स हैं, जंगली जानवरों से भी बुरे इंसान बाहर बैठे हुए हैं। आप अपने बच्चों को कैसे छोड़ सकते हैं उन लोगों के रहमो करम पे? 3 साल की बच्ची, 4 साल की बच्ची बाहर रोड, अब वो दौर नहीं रहा, पुरानी दौर नहीं रहा कि आप जनाब जिसकी बहन उसकी बहन, या तो ये सब एक की बहन सबकी बहन नहीं। अब तो आप अपने गैर महरम रिश्तों से भी पर्दा कीजिए। भाई से, बाप से भी पर्दा करने का हुक्म औरतों को क्यों दिया गया है? अल्लाह ने। बाहर जो कुरान पाक पढ़ने जाते हैं, चंद दिन परसों की बात है, 2 मौलवी अटक से उन्होंने पकड़े हैं। उन्होंने छोटे बच्चों की नंगी फिल्में बनाई हुई हैं जो कुरान पाक नौजुबिल्ला पढ़ने जा रहे थे उनके पास। मौलवी कफायतुल्लाह क्या करता है? यही करता है। तो इन तमाम लोगों से आपने बचना है। आपको मैं कानून इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आप खबरदार हो जाएं, आप अवेयर हो जाएं, और दूसरे बच्चों को आप अवेयर करें कि नहीं, मैंने कानून की मद्देनजर अपने आप को बचाना है, अपने छोटे बहन भाइयों को बचाना है। और हलफ दीजिए कि छोटा बच्चा आप बिल्कुल बाहर नहीं निकलने देंगे। वो अपने आप को डिफेंस ही, वो तो एंजल्स होते हैं छोटे बच्चे, वो तो अपना तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं कर सकते, बता भी नहीं सकते कि हुआ क्या है।
तो इन सब मामलात में, जुर्मों में आपके करीबी लोग शामिल होते हैं। अब जनाब हमारे डिपार्टमेंट का एक पीएन है, उसको क्या पता कि जनाब असलम के छोटे बहन भाई कितने हैं? वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डिपार्टमेंट में जॉब करता है, असलम दारुल असान में रहता है। दोनों का आपस में राब्ता ही कोई नहीं, तो जिसको वहाँ जाके जुर्म करने की ज़रूरत क्या है? वो फिर आपका कोई करीबी बंदा इन्वॉल्व होता है जो वॉच कर रहा होता है। तो इसलिए पुलिस पहले करीबी बंदे को पकड़ती है और उतनी देर में फिर आप रोते-पीटते हैं, आपका बच्चा जो है वो उस मर्डर हो जाता है या बच्ची मर्डर हो जाती है आपके पास सवार होने को, और कोई नहीं। और इसकी ज़िम्मेदार कौन है? माँ। वो ज़ैनब केस में आपने देखा कि ज़ैनब का अब्बा और माँ जो थी दोनों जनाब अपने कंधे पे वो रख के जाए-नमाज़ उम्रा करने चले गए, और वो लड़की रात को 7 बजे निकली है कुरान पाक पढ़ने, 4 गलियाँ छोड़ के खाला के घर जनाब वो जो आज पढ़ने जा रही 7 बजे शाम को। कुरान पाक पढ़ने जा रही, और उसकी जनाब घर में रोकने वाला दादी-दादा तो अम्मी-अब्बा वहाँ गए हुए हैं, और बाद में वो बाबा बूथा डेड रो रहा था कि इसको फांसी दी जाए, और फांसी तो तुझे दी जाए, और तेरी बीवी को जो तू बच्चे को छोड़ के कैसे सोच सकता है कि आप अपने बीवी बच्चों को बच्चों को छोड़ के आप मासूमों को तो जनाब खुद उम्रा करने चले जाएं। मैं उम्रा करने गया तो मक्के से 10 किलोमीटर पहले जनाब बस रुकी, एक वो चाय वाले पे मगरिब का टाइम था, तो मैंने जनाब वो ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, हमें वो जद्दा एयरपोर्ट से लेकर जा रहा था, तो जद्दा एयरपोर्ट से ले जाकर उसने मक्के में होटल छोड़ना था, तो उसने कहा बस रुकिए आप नमाज पढ़ने मगरिब की यहाँ पर। मैं उतरने लगा तो मेरे साथ एक मौलवी था, अल्लाह उसको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, बड़ा पढ़ा लिखा तो नहीं था लेकिन कोई अनपढ़ भी नहीं था, उसने मुझे रोका, उसने कहा भाई रुको, आपके साथ औरतें हैं, घर वाले हैं, ये बस अजनबी ने यहाँ खड़ी की है, हम अजनबी मुल्क में हैं, आपने हरम जाना है, 10 मिनट बाद जाके वहाँ मगरिब की नमाज निकल तो गई है, वहाँ जाके अल्लाह के घर में अदा कर लेना है, औरतों को और बच्चों को अकेला छोड़ के नहीं जाते। मैं इमीडिएटली वहाँ बैठ गया। देन आई रियलाइज कि यार उसने औरतें और बच्चे प्रदेश में और घरों में आपकी जिम्मेदारी हैं, इसका जिम्मे कोई और नहीं है। अदनान जो है ऐसे का रोल नंबर ऐड करके ऐसे एंटर नहीं होगा, मैसेज कर दें जिसका भी है क्लास का अदनान। तो रीजनेबलनेस आपने देखनी है। नंबर नेक्स्ट क्राइम क्या है, वो गलती जिसकी सजा है, इसके लिए अलहदा करना होगा, उसको सोसाइटी से और जेल में डालना होगा। सिविल लॉ, सिविल लॉ क्या है? जो आम आपके राइट ड्यूटी से डील करता है, उसको हम सिविल लॉ कहते हैं। बैलेंस ऑफ प्रॉपर्टी, इसकी बैलेंस ऑफ प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी क्या है? कोई भी केस जो आपने फैसला करना है फैक्ट्स पे, और कोई भी फैसला जो आपने करना है गवाहियों पे, गवाही, टेस्टिफाई, गवाही, हलफ। गलत का हलफ क्या होता है? मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। अगर मैं झूठ बोलूं या सच ना कहूं तो मुझ पे और मेरे खानदान पे अल्लाह का कहर नाज़िल हो। ये है हल्फिया बयान, जो हर गवाही देने वाले को देना पड़ता है अदालत के अंदर, फिर उसकी गवाही ली जाती है, फिर उसकी गवाही हम लेते हैं, फैक्ट्स मद्देनजर रखे जाते हैं। अब आती हैं अदालतें। सबसे बड़ी अदालत कौन सी? सुप्रीम कोर्ट। और इस्लामी मुल्क है चूंकि, और इस्लाम की दफात को डील करने वाली कौन सी? शरीयत कोर्ट, शरीयत कोर्ट, शरीयत, फेडरल शरीयत कोर्ट। मौलाना इसमें शरीयत के जज है, इसमें शरिया के, इस्लाम के जनाब वो होते हैं मामला डिस्कस। उसके बाद सूबों की हाई कोर्ट्स, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट्स। पहले ऑर्डर ये होता था किसी के साथ जुर्म होता तो सुप्रीम कोर्ट नोटिस लेती थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना इख्तियार दिया इसको हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट ने अपना इख्तियार दे दिया इसको हाई। ये जो सेशन कोर्ट है इनके साथ आपने लगाई हुई है अब जनाब एक वो क्रिमिनल कोर्ट्स और बैंकिंग कोर्ट्स और एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स, वो भी इनका हिस्सा है। और क्लास 30 के फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, वो भी इसके साथ सुनते हैं केसेस। तो पहले सारे इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास थे, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इख्तियार दिए हाई कोर्टों को, हाई कोर्टों ने वो बैलफ के और दीगर इख्तियार दे दिए सेशन कोर्ट को। और सेशन कोर्ट का जो जज है अब वो हाई कोर्ट से डिसेंट्रलाइज इख्तियार अपने यूज करता है, उसके ऊपर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। तो टॉप हायरार्की में पहला नंबर आता है किसका? पहला नंबर आता है आपके सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के खिलाफ अपील कोई नहीं, हाँ अलबत्ता रवियन आप वहां दायर कर सकते हैं। अच्छा, एक जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अदालत के फैसले से सियासत की बदबू नहीं आनी चाहिए। जैसा कि कल वो थे जनाब मोहतरम काजी फायज ईसा, तो काजी फायज ईसा ने कहा मेरा केस नशर किया जाए,
पाकिस्तान गटर है, मैं गटर में रह रहा हूँ, पाकिस्तान की रियासत फलान है, टमकान है, उसने अपने फैसलों में ये बड़ी फजूल गुफ्तगू की। अव्वल तो ऐसे जज को जिसके ऊपर केस हो उस अदालत में फैसला करने नहीं बैठने देना चाहिए, क्योंकि वो उसके ऊपर चार्जेस जब तक क्लियर नहीं होते तो वो क्लियर करने के बाद वहाँ आए। लेकिन वो चूंकि जज में अदालत में बैठा हुआ है, उसके अदालत में जितने कोर्ट्स में केस और आ रहे हैं उनके ऊपर वो ये साड़ फकी जा रहा है। तो अकेला तू ही पूरी दुनिया में जज रह गया कि तेरा सारे का सारा जो है वो केस वहां दिखाया जाए। बाकी लोगों के ऊपर इतने केसेस हैं, तो उनके केसेस क्यों नहीं आप दिखा रहे? ये तो मजाक बन जाएगा। और फिर ये कार्रवाई में आपको जो बात बताने लगा बड़ी इंपॉर्टेंट है, अदालत की कार्रवाई की आप तस्वीर नहीं छाप सकते, ना वीडियो प्रिंट कर सकते हैं, ये जुर्म है। जो मीडिया उस करेगा उसके लिए 10 साल सजा है। अगर आपने अदालत की कार्रवाई की तस्वीर खींच ली ना और या उसकी वीडियो बना के आपने अपलोड कर दी, तो आपके ऊपर 10 साल की सजा मौजूद है। अमेरिका में, दूसरे में, तीसरे में जब अदालतों की कार्रवाइयों की तस्वीरें छापी जाती हैं तो वो हैंड रिटन होती हैं, स्केच बना के आप करते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप अदालत में, जनाब चंद दिन पहले मैं एक लाहौर हाईकोर्ट में केस के सिलसिले में पेश हुआ और वहां पर ये जो सर्विस ट्रिब्यूनल था, तो वहां पर हमें सबसे पहले अपने मोबाइल ऑफ करने पड़े। चेयरमैन साहब बड़े गुस्से में थे। एक स्पाई एसएचओ था, उसने किसी से रिश्वत ली हुई थी, उसको कटापा चाड़ रहे थे वो, और उसके बाद उसने जनाब वह फायरिंग की हुई थी, उसके ऊपर केस था, वो सस्पेंड था। तो चेयरमैन साहब ने उसकी इतनी धुलाई की, इतनी एसएचओ की धुलाई की, सस्पेंड हुआ होता। ये नहीं हो सकता कि आप वो कार्रवाई तस्वीर बना के अपलोड कर दें, नहीं। आप हैंड रिटन जो है स्केच कर सकते हैं, स्केच, वैसे नहीं। असल तस्वीर नहीं आप अपलोड कर सकते, ना असल। अच्छा, जिसके बाद इसके नीचे हाई कोर्ट के नीचे, सुप्रीम कोर्ट के नीचे फेडरल शरीयत कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन जज और जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फिर जुडिशियल लोअर कोर्ट्स के, फिर उसके बाद एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट और फिर सिविल जजेस। सुप्रीम कोर्ट क्या चीज़ है? ये 17 जजों पर मुश्तमिल सबसे बड़ी अदालत है। इसका मेन ऑफिस इस्लामाबाद में है, रजिस्ट्री ऑफिस लाहौर में है, पिशावर में, कोयटे में और कराची में भी इसके ऑफिस है। ये अदालत जो है एक नोटिस के जरिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन के एलिमेंट के जरिए बयान की गई है और ये हर चीज पे इंजेक्शन स्टे ऑर्डर जारी कर सकती है। किसके खिलाफ स्टे ऑर्डर जारी कर सकती है? किसी भी चीज के खिलाफ स्टे ऑर्डर जारी कर सकती है। अच्छा जी, इसके बाद ज्यूरिडिक्शन इसकी ये वर्ड बड़ा यूज होगा, ये वर्ड बहुत यूज होगा, इख्तियारात। आपका घर 3 मरले का है तो वो आपकी ज्यूरिस्डिक्शन है। मेरा घर 1.5 मरले का, वो उसके अंदर अंदर मेरी ज्यूरिस्डिक्शन है। एक बंदे का घर 1 कनाल का, वो उसकी ज्यूरिस्डिक्शन है। आप सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिस्डिक्शन पूरा पाकिस्तान है, जहां से मर्जी सुप्रीम कोर्ट जो है वो नोटिस ले सकता है। तमाम लोग सुन लें, हाजिरी लाजमी है अब आपकी। जो लोग हाजिर नहीं होंगे उनके लिए प्रॉब्लम होगा। मैं उनकी अटेंडेंस नहीं लगाऊंगा जब तक वो वे ना बता दें। हाँ, अलबत्ता जिनका नेट का इशू है उन्हें अकोमोडेट किया जाएगा। जो क्लास नहीं ले रहे हैं उनको किसी सूरत अकोमोडेट नहीं किया जाएगा। इसके बाद आती इस्लामी नजरियाती कौंसिल, जो हदूद के अंदर हदूद ऑर्डिनेंस को देखती है। हदूद के केसेस कौन से? अल्लाह ने 4 हद मुकर्रर किए हैं। नंबर 1 कत्ल। तमाम लोग माइक बंद करें। नंबर 1 कत्ल, नंबर 2 जना, नंबर 3 शराब नोशी और नंबर 4 चोरी रॉबरी। तो इनकी कुछ दुनियावी सजाएं हैं, कुछ इनकी सजाएं जो हैं वो अल्लाह की तरफ से दी गई हैं। इनको आप बदल नहीं सकते। कत्ल की सजा फांसी है। पुराने दौर में फांसी की नहीं हुआ करती थी, ये हुआ करता था कि वहां पर उसके घर वाले उस बंदे को कत्ल कर देते थे। यहाँ पर अब अदालत ऑर्डर जारी करती है। अच्छा जी, इसके फेडरल शरीयत कोर्ट के ऑफिस वहाँ पर इस्लामाबाद में मौजूद हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट, सिंध, पेशावर, बलूचिस्तान और उसके बाद आज़ाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट वगैरह वगैरह, ये सारे आर्टिकल 199 के तहत इनको ये इख्तियारात हासिल हैं, जिसके ऊपर ये सारे काम करते हैं। ये अपने पर डे इख्तियारात सारे इनके। फिर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल सेशन जज जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हाईएस्ट अथॉरिटी है। इनको सेशन जज कहा जाता है। हमारे यहाँ फैसलाबाद में सेशन जज बैठता है। चनियोट डिस्ट्रिक्ट है, सेशन जज बैठता है। जड़ावाला तहसील है, वहाँ एडिशनल सेशन जज बैठता है। टोबा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर सेशन जज बैठता है। एडिशनल वहाँ बैठेगा जहाँ तहसील है। यहाँ पर सारे केसेस
हीनियस नौइयत के सुने जाते हैं, उनमें जना, कत्ल, ये वो जितने भी जराइम है, जो सोने के, चोरी के, स्नैचिंग के, डकैती के, कत्ल के, ये सारे केसेस ये सुनते हैं। इनके साथ साथ अब वो एंटी टेररिस्ट जज भी हैं, और उसके बाद जनाब वो इसके पैरल वो भी जजेस हैं, ये क्या जिनको हम कहते हैं नैब के जजेस, यानी जो एहतसाब करते हैं। इससे ज़्यादा मैं रिकॉर्ड करने की इजाज़त नहीं देता, लेक्चर को मुकम्मल करते हैं। इनके नीचे सिविल जजेस। सिविल जजेस मर्डर, डकैती, रॉबरी, एक्सटॉर्शन, भत्ता लेना, इसकी सारी सूरत देखते हैं। इस पर 7 साल 7 ईयर की प्रिजनमेंट भी इसको आ सकते हैं। इसके खिलाफ सबसे पहले आप यहाँ आते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आपने केस कहाँ दायर करना है। केस आपका दायर होना है यहाँ पर, यहाँ सबसे पहले यहाँ यहाँ आपका फर्स्ट क्लास के ऊपर केस दायर आप करेंगे। सर, 1 मिनट बाद। हाँ जी, स्क्रीन नहीं शो हो रही। हाँ जी, स्क्रीन नहीं शो हो रही। दोबारा शो कर लेते हैं बेटे। अब शो हो रही है, अब शो हो रही है। नो सर, मुझे सर तो नहीं हमें हो तो रही। हो रही है। तुम्हारा अपना सर कोई हमें मसला हो है, रही आपका मसला है, नेट का चेक कर ले बेटे। अब जरा बात को ये चीज में समझाने लगा हूं, गौर से सुननी है। ये बुनियाद है। यहां से आप केस दायर करेंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में। यहां से फैसला आपके खिलाफ आएगा तो यहाँ केस जाएगा, यहां से आपके खिलाफ फैसला आएगा तो यहाँ केस जाएगा, यहां से आपके खिलाफ फैसला आएगा तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं केस दायर कर सकते। फर्स्ट कोर्ट ऑफ अपील आपकी ये है, सेकंड कोर्ट ऑफ अपील आपकी ये है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ कोर्ट ऑफ अपील। इसके बाद फिर आपका कोई सुनवाई नहीं। मजिस्ट्रेट पहले, सेशन दूसरे, हाई कोर्ट तीसरे, और सुप्रीम कोर्ट आखिरी आपकी सूरत। यहाँ से अब आपने चलना है। इसी तरह ये सारा प्रोसीजर लॉ चलेगा। एक बंदा कहता है मैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाऊँ, वहाँ नहीं जा सकता, डायरेक्ट हाई कोर्ट में आप नहीं जा सकते। हाँ, अलबत्ता अदालत, हाई कोर्ट, सेशन जज और सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार हासिल है कि जिस मर्जी मामले का डायरेक्ट नोटिस ले लें। जैसा कि आजकल अब कोर्ट का फर्ज है कि उसको चाहिए कि जनाब ये मौलवियों वाला मामला जो है, इसमें खून रेजी होनी है, हो रही है। पुलिस का क्या कसूर है, अवाम का क्या कसूर है? और ये जितने भी तहरीके लबैक वाले हैं, इनको कोर्ट ऑर्डर जारी करे, बुलाए, सुने, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करे, उठो यहाँ से, जाओ जाके रास्ते ब्लॉक ओपन करो और वहां पर जाके ग्राउंड में बैठ के एहतजाज करो। पुलिस को पाबंद करे कि बिला वजह लोगों पे तशद्दुद ना करें, जो लोग आम एहतजाज कर रहे हैं उनको ना मारें। पुलिस के मुंह को खून लग गया है कटापा चढ़ा चढ़ा के, तो पुलिस का वो जो है वो सारा सिस्टम अब कोलैप्स कर जाएगा। जब मजहब का रंग आ जाता है, आप तशद्दुद नहीं कर सकते, अब किसी पे नजायज तशद्दुद नहीं कर सकते। तो इनको चाहिए कि एक जगह फिक्स करें, ग्राउंड फिक्स कर लें। सड़कों पे आप तोड़ फोड़ करेंगे तो 1-2 दिन और करेंगे। मेरे जज्बात आपसे भी ज्यादा हैं। मेरे जज्बात ये हैं कि मुझे नींद नहीं आई जिस दिन वो सारे का सारा फ्रांस में मामला हुआ, मैं रोता रहा। ये मैं आपसे अपनी जाती कैफियत जो है वो बयान कर रहा है। एक दिन मदीने शरीफ में पिछले साल वहां पर वो सिलेंडर का धमाका हुआ रफ्तारी से कुछ देर पहले, तो मैं कितनी देर अपना रोजा छोड़ के रोता रहा कि यार ऐसा क्यों हुआ है मदीने में, ये क्यों किया है ना, जहां मर्जी कर लेते धमाका, मदीने में तो नहीं होना चाहिए था, वो तो पाक सर जमीन है। इसके बाद फिर मेरे पास ये आपके पास बचा क्या? कुछ नहीं बचा, हम तो तबाह बर्बाद हो जाएंगे अगर मदीने में ये सारे काम होने शुरू हो जाएंगे। ये नहीं हो सकता। हम लोग सोच भी नहीं सकते कि मस्जिद नबी के करीब में वहां पर ये सारा हुआ था। तो ये मैं रोता रहा, आप भी रोते रहे, आपके माँ बाप रोते रहे, या रसूलुल्लाह हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, हम सोच भी नहीं सकते। तो बात ये है कि आप, गवर्नमेंट का फर्ज है कि जो वादा है, जो तरीकाकार एहतजाज का बना हुआ है, उसके मुताबिक काम करें। उसके मुताबिक गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि इनको एक साइड पे करें। ओ भाई, आम लोगों को मत मारो। अब देखिए ना कि रात फैसलाबाद में अगर सारी सड़कें ब्लॉक करते हैं और ऑक्सीजन का सिलेंडर सारे अस्पतालों में नहीं पहुंच पाता, तो लोग तो मर जाएंगे। कितने ऑपरेशन हो रहे होंगे, कितना कुछ हो रहा है।
कल की वो वायरल वीडियो आपने देखी है वहां पर कि यार वो मौलवियों ने सड़क बंद की हुई है और एक ऑक्सीजन का बहुत बड़ा कंटेनर फंसा हुआ है, तो वहां पर उन्होंने जूते मारे हैं उस एमएस के सर में। वो एमएस खुद आया, उसने जनाब ट्रैक्टर साइड करा के ऑक्सीजन का सिलेंडर वहां से वो बड़ा हुआ कंटेनर 44 फुटा 40 फुटा ले जाके उसने ऑक्सीजन सप्लाई की अपने हेडक्वार्टर में। उसको मारा भी है लोगों ने। यार ये नहीं हो सकता, 5 लोगों को मार क्यों रहे हैं आप? तो इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। ये मैं और आप नहीं कर सकते, ये काम हमारी जुडिशरी और जजेस का है। वो बुलाएं दोनों फरीकों को, इंसाफ उनके जुम्मे है। तो ये काम मेरे बच्चों जजेस करें। अच्छा जी, सिविल जजेस और उसके बाद फिर स्पेशल कोर्ट्स हैं। बैंकिंग के केस बैंक वाले में जाएंगे, सर्विस के केस सर्विस में जाएंगे, करप्शन के केस एंटी करप्शन में जाएंगे, जो एंटी नारकोटिक्स के केस यहाँ जाएंगे, एंटी टेररिस्ट यहाँ जाएंगे, लेबर ये स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स हैं। तो इन कोर्ट्स में इनकी सूरत हाल आएगी, इन कोर्ट्स के अंदर इन सबको देखा जाएगा। इसके बाद आती है सोर्सेज ऑफ लॉ। सोर्सेज ऑफ लॉ कौन कौन से हैं, कानून साजी क्या चीज़ है, एक लेक्चर ही मैं आप लोगों के लिए महदूद करता हूँ। तो इसको आपने तैयार करना है, इसको आपने देखना है। अगले को भी मैं अभी दोनों लेक्चर भी आप लोगों को अपलोड कर दूंगा। वैसे तो मैंने जो दूर दराज बच्चे थे, आप भी सोचते होंगे कि यार वो कैसे पढ़ेंगे, तो ये बुक मैंने पहले ही आपको दे दी थी, सब लोग आप डाउनलोड करके एहतियातन मैं आपको वीडियोस भी भेज दिया करता हूँ। वहाँ पर तमाम लोग मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद डाउनलोड कर आपको ताकि वीडियोस आ जाए। इन वीडियोस को आपने डाउनलोड करके रखना है। वहाँ 20 वीडियोस हैं पूरे लेक्चर की, एडमिन लॉ के नाम से, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के नाम से 20 वीडियोस हैं जो हमने पढ़नी है। तो जिस वक्त आपके पास नेट की फैसिलिटी हो, वाईफाई हो, तो आप सारी डाउनलोड कर लें ताकि एक ही मरतबा सारा लेक्चर आपके पास आ जाए। डेली आप वहाँ से ये लेक्चर सुने पढ़ें। लेकिन मैंने वो पुरानी वीडियोस पे डिपेंड नहीं कर रहा, डेली नया लेक्चर डिलीवर करता हूँ आपको और उसके बाद नया लेक्चर आपको सारे का सारा पेश करता हूँ। इसकी तरफ आपने तवज्जो देनी है। ये लेक्चर आपने लिखना कैसे है, आपने स्लाइड्स बनानी है इसकी, पीडीएफ नहीं। आपने पीपीटी स्लाइड्स बना के अपने सीआर और जीआर को भेजनी है, उसने शाम तक मुझे भेज देनी है। जो नहीं भेजेगा स्लाइड्स, शाम तक का टाइम दे रहे हैं, शाम कितने बजे तक का टाइम दे दें, रात तक का टाइम दे देते हैं। रात तक बनाकर भेज दीजिए। ये रात तक आप अपनी स्लाइड बनाकर मुझे रवाना कर दीजिए। कोई चीज़ आपने पूछनी हो, अल्लाह ताला सब लोगों के लिए रमज़ान मुबारक करे, गरीबों का ख्याल रखें, छोटे बहन भाइयों को बिल्कुल बाहर मत निकलने दें। लड़के लड़कियां तमाम लोग अपने मोबाइल से इस तरह की तमाम पोस्ट हटा दें कि जो ऐसी सूरत हाल क्रिएट करते हैं। क्योंकि अगर आप लोग सुलझेंगे तो ही अमन होगा। आपने देखा कि जंगे बदर में मऊज और मुआज जब आए तो छोटे थे, तो आपने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया भी तुम्हारा कद छोटा है तो तुम लोग जंग में शामिल नहीं हो सकते। तो वो अपने ना ये पब्बों पार खड़े हो गए ताकि हम भी बड़े लोगों के साथ नजर आए। तो जब वो जंग में शामिल हुए तो फिर रसूलुल्लाह से इसरार पे उन्होंने इजाज़त दी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो सहाबा कराम ने कहा या रसूलुल्लाह ये छोटे हैं। तो जब आपने उनका चेहरा देखा तो वो आखिर ताब ना ला सके, रहमतुल आलमीन है ना। तो सहाबा कराम ने जब मशवरा सहाबा कराम से हुआ, अजमाइन से, पहले बैत अजमाइन से और चारों यारों से आपने जब वो किया मशवरा, तो मऊज उनको भी शामिल कर लिया गया, मुआज और मऊज को। तो उन्होंने पूछा जंग में कि अल्लाह के रसूल का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है साहबा से जंग के अंदर। तो उन्होंने कहा वो खड़ा है जो है ना जी, अबू जहल। तो उन दोनों ने उसको काबू कर लिया और उसके बाद उसे कत्ल करने लगे। तो वो चूंकि तकबर का भरा हुआ था, तकबर का भरा हुआ था, तो उसने कहा कि मेरी गर्दन थोड़ी लंबाई में काटना ताकि जब मेरा कटा हुआ सर वहां जाए तो गर्दन लंबी नजर आए, आम लोगों से सर रखे जाए जमीन पे, मेरी गर्दन लंबी नजर आए। तो उसके बाद जनाब वो मुझे लोग सरदार की गर्दन समझे। ये एक तकबर था। अब कुछ ही सेकंड बाकी है, इससे ज्यादा मैं रिकॉर्ड नहीं करने दे रहा। तो आपको मैं ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ कि आपने लोगों को गाइड करना है। तो बात ये मैं कह रहा था कि जब नौजवान नस्ल सुधरती है तो फिर अल्लाह ताला बड़ा खुश होता है। वो एक नौजवान जब तौबा करता है तो फरिश्तों से अल्लाह खुश हो जाता है कि देखो मेरे फलां बंदे बंदी ने तौबा की है, नमाजों की तरफ आए, कुरान की तरफ आए, थोड़ा बहुत रोज़ जो सदका निकाल सकते हैं वो करें, अपनी आंखों के ऊपर इन चीज़ों की तरफ की तवज्जो दीजिए सब लोगों की तरफ।
घर से कम बाहर निकले। अल्लाह आप सब लोगों का हामी और नासिर हो। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब ये लेक्चर ऑफ हो जाएगा, कुछ ही देर बाद मैं अपलोड कर दूंगा, आपके पास वहाँ आ जाएगा। ये आपने पीपीटी फाइल बना के मुझे आज भेज देनी है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।